मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हमारी पुस्तक है उसमें एक चैप्टर है क्षेत्रीय सहयोग के जो संगठन है जैसे आसियान, सार्क, विक्रम्स एवं इप्सा। उनमें से एक संगठन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसका नाम शॉर्ट में है सार्क। उसके बारे में अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि सार्क किन देशों से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका अपना क्या प्रभाव है। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ माना जाता है। 7 व 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई। ये देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। यह दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत है। उन्होंने ये कहा कि इस नए संगठन के जन्म से इन 7 देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा और सहयोग का नया युग शुरू हो रहा है। एक नए युग का शुभारंभ तथा सामूहिक सूझबूझ और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति बताया गया इस संगठन को। दक्षिण एशियाई संघ के सदस्य देशों में लगभग 162 करोड़ लोग रहते हैं। यद्यपि ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, जनशक्ति तथा प्रतिभा से भरपूर है, तथापि इन देशों की जनसंख्या गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण की समस्या से पीड़ित है। मालदीव को छोड़कर संघ के जो शेष सदस्य देश हैं वे भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। ये सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सार्क का विकास धीरे धीरे हुआ। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने दिया। उन्होंने 1977 से 1980 के बीच भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा की और इस संगठन को परिणत किया। सार्क के विदेश सचिवों की अप्रैल 1981 में बांग्लादेश के दस्तावेज पर विचार करने के लिए एक बैठक हुई। विदेश मंत्रियों की बैठक जुलाई 1984 में मालदीव में और 1985 में भूटान में संपन्न हुई। इसके बाद ही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई और इसका संवैधानिक स्वरूप निश्चित किया गया। सहयोग क्षेत्रों का निर्धारण। सार्क का मूल क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। अगस्त 1983 में ऐसे 9 क्षेत्र रेखांकित किए गए थे: कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाकतार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा तकनीकी दूरसंचार तथा यातायात, खेलकूद तथा सांस्कृतिक सहयोग। 2 वर्ष बाद ढाका में इसी सूची में कुछ और विषय जोड़ दिए गए: आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी तथा क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका। सार्क का अपना एक चार्टर है, अपना एक इसका स्वरूप है। सार्क का चार्टर एवं ढाका का घोषणा। सार्क के चार्टर में 10 धाराएं हैं। इनमें सार्क के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संस्थाओं तथा वित्तीय व्यवस्थाओं का परिभाषित किया गया है। उद्देश्य: दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना, दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग व पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करना और उस सहयोग में वृद्धि करना, सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। इसके कुछ सिद्धांत हैं जो अनुच्छेद 2 के में सम्मिलित किए गए हैं। संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी लाभ के सिद्धांतों का समर्थन करना या सम्मान करना। इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर स्थान नहीं लेगा बल्कि उनका पूरक होगा। इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्व का विरोध नहीं होगा। चार्टर के अंतर्गत सार्क की निम्न संस्थाओं का उल्लेख किया गया है: शिखर सम्मेलन। अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, लेकिन जब कभी इसकी आवश्यकता होगी तो इसे बुलाया जा सकता है। इसका पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1985 में हुआ। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद के
4 के अनुसार यह सदस्य देशों के विदेशी मंत्रियों की परिषद है। इसकी विशेष बैठक आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकती है, परंतु 6 माह में एक बार बैठक होना निश्चित है। ये अपने संघ के निर्धारित मुद्दे, सामान्य समस्याएं, निर्णय करना और सहयोग के क्षेत्र में कार्य कैसे होगा, इनके बारे में बातचीत होती रहती है। स्थायी समिति अनुच्छेद 5 के अनुसार यह सदस्य देशों के सचिवों की समिति है। इसकी बैठकें आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है, परंतु वर्ष में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। तकनीकी समितियां, इनकी व्यवस्था अनुच्छेद 6 में की गई है। इनमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। कार्यकारी समिति अनुच्छेद 7 में कार्यकारी समिति का उल्लेख किया गया है। सचिवालय अनुच्छेद 8 में सचिवालय का प्रावधान है। इसकी स्थापना दूसरे सार्क सम्मेलन के बाद 16 जनवरी 1987 को की गई। 17 जनवरी 1987 के काठमांडू सचिवालय के कार्य करना शुरू कर दिया। सार्क सचिवालय को 7 भागों में विभक्त किया गया है और हर एक सचिवालय का अपना एक अध्यक्ष होता है। वित्तीय प्रावधान, सार्क के कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्य के अंशदान को ऐच्छिक रखा गया है। कार्यक्रमों के व्यय को सदस्य देशों में बांटने के लिए तकनीकी समिति की सिफारिशों का सहारा लिया जाता है। इनका भारत 32%, पाकिस्तान 25%, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका प्रत्येक 11% और भूटान एवं मालदीव प्रत्येक का 5%। शिखर सम्मेलन अभी तक हो चुके हैं। ढाका का शिखर सम्मेलन, बेंगलुरु शिखर सम्मेलन, काठमांडू शिखर सम्मेलन, इस्लामाबाद की घोषणा पत्र, सार्क देशों का 5वां शिखर सम्मेलन, 6ठा शिखर सम्मेलन, इसके अलावा सार्क देशों का 9वां शिखर सम्मेलन, सार्क का 10वां, 11वां, 12वां, 13 और सार्क का 14 शिखर सम्मेलन। अभी तक सार्क के 17वां शिखर सम्मेलन, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26 से 27 नवंबर 2014 में काठमांडू में हुआ और सार्क का जो शिखर सम्मेलन 2016 में होने वाला था उसे टाल दिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत के अड़ियल रूप की वजह से इसे टालना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था और इस शिखर सम्मेलन का ऐलान खुद पाकिस्तान ने कर दिया था। इस प्रकार से अभी तक ये शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। सार्क की ये जो शिखर सम्मेलन है, इनकी अपनी एक भूमिका है, इनका अपना एक उद्देश्य है। दक्षिण एशिया में समय बहुत तेज़ी से घूमा। 30 वर्ष पहले समय पर नज़र डालें तो ये पता चलता है कि आज ये व्यवस्था किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। खास तौर पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सहयोग से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अस्तित्व में आया। उसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सम्मिलित हुए। सदी बदलने की स्थिति में बदलाव शुरू हुआ। दक्षिण एशिया के नेताओं ने यूरोपीय संघ और आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों की सफलता से सबक सीखा। इन क्षेत्रीय संगठनों ने आर्थिक एकजुटता के द्वारा काफ़ी उपलब्धियां हासिल की। जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में हुए सम्मेलन में इस तरह की स्पष्ट अभिव्यक्तियां सामने आई। नवंबर 2005 में ढाका में हुए ऐतिहासिक सम्मेलन में यह प्रक्रिया और आगे बढ़ी। दक्षेश के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार इस क्षेत्र के नए सदस्य अफगानिस्तान को पूर्व सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। साथ ही चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। भौगोलिक रूप से जुड़े हुए सार्क देशों की आर्थिक लाभ लेने के लिए एकीकृत परिवहन प्रणाली को अपनाना होगा। इसके लिए काबुल, लाहौर, दिल्ली, ढाका, रंगून के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए। एशियाई विकास बैंक ने सार्क के लिए एक ट्रांसपोर्ट ब्लूप्रिंट बनाया है। इसके अंतर्गत कोलंबो और चेन्नई के बीच ट्रेन सेवा, भूटान और नेपाल के बीच भारतीय बंदरगाहों के स्पर्श वाला ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और लाहौर ने अगरतला के बीच बस सर्विस की योजना पेश की। ऐसी योजनाओं को साकार किया जाना है, तभी सार्क को आगे बढ़ाया जा सकता है।